और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। विदेश दौरे पर गई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अलग अंदाज में नजर आईं। स्पेन के मैड्रिड में वो पियानो बजाती दिखाई दी। इससे पहले ममता बनर्जी का सुबह की सैर करने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस दौरान मैड्रिड में वो साड़ी में दौड़ लगाती दिखी थी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लिए निवेश जुटाने के मकसद से अपने बिजनेस डेलीगेशन के साथ स्पेन दौरे पर हैं। इसी डेलीगेशन में सौरभ गांगुली भी शामिल हुए हैं। तमिलनाडु में 3 महिलाएं पुजारी बन गईं। दरअसल उन्होंने इसके लिए ट्रेनिंग ली, जिसके बाद इन्हें सरकार की ओर से पुजारी के तौर पर मान्यता दे दी गई। इनके नाम कृष्णावेनी, एस राम्या और एन रंजीता हैं। ये पहली बार है जब महिलाओं ने इस पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। उत्तराखंड के हरिद्वार में नदी में फंसी भारत नेपाल दोस्ताना बस बाल बाल बच गई। बताया गया कि ये बस नेपाल से आई थी और जब उत्तर प्रदेश के बिजनौर के पास कोटावाली नदी से गुजर रही थी तभी पहाड़ों पर हुई बारिश की वजह से अचानक नदी का पानी बढ़ गया। इससे 50 से ज्यादा यात्री बस में ही फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ और पुलिस ने किसी तरह रेस्क्यू किया। गुजरात के सूरत में गणेश चतुर्थी से पहले सैकड़ों स्कूली बच्चे गणपति की मूर्ति बनाते नजर आए। दरअसल वहां 600 से ज्यादा स्कूली बच्चों को इको फ्रेंडली मूर्ति बनाने की ट्रेनिंग दी गई। इन बच्चों ने अपने हाथों से बप्पा की खूबसूरत मूर्तियां बनाई। ब्रिटेन में अमेरिकन एक्सेल बुली नस्ल के कुत्तों को बैन किया जाएगा। वहां के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने खुद ये घोषणा की। इसके लिए उन्होंने तुरंत अपने अधिकारियों को प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। सुनक के मुताबिक उनका मकसद अपने नागरिकों की सुरक्षा करना है ताकि उनका इस तरह की हिंसा से बचाव हो सके। पिछले कुछ समय में इस नस्ल के कुत्तों ने ब्रिटेन में कई लोगों पर हमला किया है। ऐसे में वहां इन पर बैन की मांग भी उठ रही थी। और इस वक्त की शानदार खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने पढ़ाई के घंटे कम करने के निर्देश जारी किए हैं। छात्रों को रचनात्मक प्रायोगिक शिक्षा देने की पहल। स्कूलों में अब हर दिन 5 से 5.5 घंटे ही होगी पढ़ाई। 2 शनिवार को छुट्टी और 2 शनिवार को हाफ डे होगा। साल में 10 दिन बिना बैग के स्कूल जाने की भी तैयारी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी राज्यों के लिए निर्देश। तो ये अच्छी खबर आ रही है तमाम बच्चों के लिए भी और अभिभावकों के लिए भी। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर देश में रोजाना बस से सफर करने वाले लाखों यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ी है। बस का सफर तभी सुरक्षित है जब बस चलाने वाले ड्राइवर की सेहत ठीक है। अगर उसकी आंखें कमजोर है या उसके हाथ में प्रॉब्लम है तो उसके साथ साथ मुसाफिरों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। मेरठ से दिल्ली आ रही एक सरकारी बस हादसे का शिकार हो गई क्योंकि ड्राइवर को हार्ट अटैक आया। हालांकि बस में मौजूद सभी यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन ऐसा हादसा आगे ना हो इसलिए जरूरी है कि बस ड्राइवर्स की सेहत का खास तौर पर ध्यान रखा जाए। मामला सड़क पर सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए इसे लेकर हॉर्न बजाना भी जरूरी है। जिंदगी है तो सफर है, सफर है तो हादसे हैं। सावधान रहने पर ज्यादातर हादसे टाले भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये हादसा भी उसी तरह का है जो मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर हुआ। मेरठ बस डिपो की ये बस 50 से ज्यादा यात्रियों को लेकर दिल्ली जा रही थी, लेकिन अचानक सबसे किनारे की लेन में जा रही बस अपनी बाएं तरफ मुड़ गई और सड़क के दूसरे किनारे पर जाकर पहले डिवाइडर से टकराई, फिर उसे तोड़ते हुए ग्रीन एरिया में चली गई। गनीमत ये रही कि इस दौरान इस बस की किसी दूसरी गाड़ी से टक्कर नहीं हुई। ये भी अच्छा हुआ कि ग्रीन एरिया में जाने के बावजूद ये बस पलटी नहीं, इसलिए बड़ा हादसा टल गया, किसी की जान नहीं गई। फिर भी बस के आधे से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हो गए। किसी के हाथ पैर में चोट आई तो किसी के चेहरे पर। हादसे के तुरंत बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया। किसी खंबे से बस टकराई हमारी। मेरा हाथ जो रोड पे पेड़ पौधे खड़े रहते हैं उनसे हाथ से टकराते हुए गए। जैसे फिर मेरी आँख खुली और सभी बस वालों ने बहुत ज्यादा शोर मचाया।
इतना में हमने शोर मचाया तो इतना देखा तो हमारी बस नीचे जा पड़ी। एक बार तो वो बीच वाला फुटपाथ होता है ना, उससे खंबे से टकराई बस, फिर रोल मचाई, फिर उसने सीधी मोड़ दी। एक पुल था, पुल से थोड़ा सा आगे वो नीचे गिरी है। लेकिन हादसे को लेकर किसी की समझ में ये बात नहीं आई कि बस अचानक अपनी लेन से सड़क की दूसरी तरफ कैसे चली गई। आमतौर पर ऐसी स्थिति तब होती है जब ड्राइवर को नींद आ जाए, लेकिन इस बस के ड्राइवर को नींद नहीं आई थी, बल्कि उसे हार्ट अटैक आया था। बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक की वजह से ड्राइवर का बस पर नियंत्रण नहीं रहा और ये हादसा हो गया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पे, जो कि थाना मसूरी क्षेत्र में आता है, लगभग 5 बजे एक रोडवेज जो मेरठ से दिल्ली जा रही थी अनियंत्रित होकर गिर गई है। मौके पर लगभग 30 यात्री इंजर्ड थे। अच्छी बात यह है कि इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद एक बड़ा सवाल सभी के जहन में है। देश की छोटी बड़ी सड़कों पर अनगिनत बसें लाखों यात्रियों को लेकर रोजाना सफर करती हैं। सफर के दौरान बस में मौजूद मुसाफिरों की सुरक्षा का दारोमदार ड्राइवर पर ही होता है। अगर ड्राइवर को हार्ट अटैक आता है या किसी दूसरी बीमारी की वजह से वो नियंत्रण खो देता है तो सभी मुसाफिरों की जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि बस, टैक्सी या ट्रक ड्राइवर्स की हेल्थ को लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आमतौर पर बस ड्राइवर्स को सेहत से जुड़ी कैसी समस्याएं होती हैं और उसके लिए किस मेडिकल जांच की जरूरत है। ड्राइवर्स के काम को देखते हुए उनका लगातार मेंटल और फिजिकल टेस्ट जरूरी है। डॉक्टर्स मानते हैं कि उनके कोलेस्ट्रॉल और शुगर की नियमित जांच होनी चाहिए। रेगुलर इंटरवल पर उनका ब्लड टेस्ट होना चाहिए। आंखों की जांच बेहद जरूरी है और सबसे जरूरी है ECG, इको और TMT, जिससे पता चले कि उनको हार्ट से जुड़ी कोई समस्या तो नहीं है, क्योंकि ड्राइविंग करते हुए अगर हार्ट अटैक या दूसरी कोई हेल्थ की समस्या होती है तो ड्राइवर के साथ बस में मौजूद यात्रियों की जान मुश्किल में पड़ सकती है। समस्या ये है कि हमारे देश में नियमित तौर पर या कहीं की हर साल बस या ट्रक ड्राइवर्स की मेडिकल जांच नहीं होती। सिर्फ लाइसेंस बनाते वक्त या रिन्यूअल के वक्त जांच हो गई सो हो गई। इसके बाद की जिम्मेदारी खुद ड्राइवर्स की होती है। अगर किसी आदमी का ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना हुआ तो सामान्य रूप से वो स्वस्थ होना चाहिए, आंखें ठीक होनी चाहिए, हाथ पैर और उसकी उंगलियां ठीक होनी चाहिए। सामान्यतः हम लोग लाइसेंस जारी करते समय इतनी ही चीजें देखते हैं। MB एक्ट के अनुसार चेकअप का कोई अंतराल नहीं होता है। जब भी लाइसेंस रिन्यू होता है, नॉर्मली वो 50 साल की उम्र के बाद हर 5 साल पर होता है, तो रिन्यूअल के समय उनका जो है मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है। लेकिन जो हादसा मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर हुआ है, उससे समझा जा सकता है कि ड्राइवर्स का मेडिकल चेकअप कितना जरूरी है। ये चिंता सड़क के जरिए सफर करने वाले लाखों मुसाफिरों की सुरक्षा से जुड़ी है, इसलिए इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। ये सवाल जोर जोर से कौनने लगा है, दौड़ने लगा है कि क्या वाकई सड़क पर दौड़ रही बस और ट्रक के ड्राइवर्स का हेल्थ चेकअप लगातार होता रहता है। क्या ये सिस्टम में है कि उनको अगर कोई दिल से संबंधित बीमारी हो रही है तो वो उनके चेकअप में पकड़ में आए, ऐसी कोई व्यवस्था है भी या फिर नहीं। आपको बता दें कि इस साल तक, जुलाई तक के आंकड़े ये कहते हैं कि ईस्टर्न पेरिफेरल और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 41 से ज्यादा हादसे हुए, जिनमें 36 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। सफर में अगर बस ड्राइवर को हार्ट अटैक आ जाए तो मामला गंभीर हो सकता है, लेकिन अगर नियमित अंतराल पर उनका हेल्थ चेकअप हो, उनके हार्ट की जांच हो तो ऐसे हादसों से बचा जा सकता है। इसके लिए क्या जरूरी है, बता रहे हैं डॉक्टर DK गुप्ता। ड्राइवर्स की जो लाइफ स्टाइल है वो शायद बहुत ही कहेंगे अच्छा नहीं होता है। उनका कोई सर्काडियन रिदम नहीं होती है, कोई फिजियोलॉजिकल सिस्टम नहीं होता है। उनका ड्राइविंग का टाइम भी बड़ा ऑड आवर्स में होता है, रेस्ट का कोई टाइम नहीं होता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी वो नहीं करते हैं, सिटिंग ज्यादा होती है तो उसकी उनकी BMI ज्यादा होता है, ओबेसिटी ज्यादा होती है, ये लोग डायबिटीज के ज्यादा शिकार होते हैं, हाइपरटेंशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, बहुत बड़ा स्ट्रेस में काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा डायबिटीज और हाइपरटेंशन के अलावा जो हार्ट प्रॉब्लम की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे ड्राइवर्स में अगर कोई ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि उनको चेस्ट में पेन हो रहा है, हैवीनेस हो रही है, घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, चलते फिरते सांस फूल रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं किसी भी अर्ली हार्ट डिजीज का। अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनका थॉरो डायग्नोस्टिक टेस्ट सारे होने चाहिए।
प्रधानमंत्री मोदी सर्वे में सबसे आगे हैं। जी हां, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। G20 शिखर सम्मेलन की कामयाबी के बाद अब एक सर्वे में भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की गई। 76% ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग के साथ पीएम पहले स्थान पर हैं। ये सर्वे अमेरिका स्थित मॉर्निंग कंसल्ट नाम की कंपनी ने करवाया है। ये डेटा 6 से 12 सितंबर का है, यानी G20 से पहले, G20 के दौरान और उसके बाद की राय इसमें शामिल है। बीजेपी की ओर से सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी जानकारी दी गई। इस सर्वे में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति दूसरे जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति 7वें नंबर पर हैं, यानी पीएम मोदी लोकप्रियता के लिहाज से दुनिया के बड़े नेताओं को पछाड़ते हुए सबसे आगे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन अब भी जारी है। कोकरनाग के जंगलों में भारी गोलीबारी हो रही है। इस बीच अब दुश्मनों पर रॉकेट लॉन्चर से हमले किए गए। मोदी सरकार ने वायुसेना के लिए 12 सुखोई 30 MKI खरीदने की मंजूरी दे दी। इन लड़ाकू विमानों को भारत में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाता है। इसमें 60% सामान स्वदेशी लगेगा। विमान पूरी तरह से आधुनिक और नए जमाने की जरूरतों के अनुसार होंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और भारत राष्ट्र समिति की विधायक के कविता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। दिल्ली शराब नीति मामले में उन्हें फिलहाल ईडी पूछताछ के लिए नहीं बुलाएगी। कोर्ट 26 सितंबर को मामले पर अगली सुनवाई करेगी। इससे पहले कविता ने ईडी के समन के खिलाफ अदालत में याचिका दाखिल की थी। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। चुनावी अखाड़े में यूं तो कई मुद्दे हैं, लेकिन लगता है कि बीजेपी सनातन के मुद्दे पर विपक्ष को चारों खाने चित्त करने की रणनीति बना चुकी है। मध्य प्रदेश में जहां कांटे की टक्कर होने की संभावना है, बीजेपी लगातार सनातन पर फोकस कर रही है। लगातार कांग्रेस से जवाब मांगा जा रहा है। शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, वर्षों तक मुगलों ने भी राज किया, लेकिन सनातन कभी समाप्त नहीं कर पाए। अगर कोई अपने आप अपनी व्यक्तिगत राय दे दे, उसकी व्यक्तिगत राय है, पर इसमें राय की क्या आवश्यकता है? सनातन के मुद्दे पर शिवराज का रुख ये बताने के लिए काफी है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में यही सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। और सिर्फ मध्य प्रदेश ही क्यों, संकेत है कि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी इस मुद्दे पर वोटों की गोलबंदी का मन बना चुकी है। एक दिन पहले खुद प्रधानमंत्री ने सनातन के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं, लेकिन हमें मिलकर ऐसी ताकतों को रोकना है। अब शिवराज सिंह चौहान भी पूरी ताकत से कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। मैडम सोनिया गांधी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, राहुल जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं। ये तुम्हारा इंडी गठबंधन सनातन पे हमले कर रहा है, सनातन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। आपका इस पे क्या कहना है? क्या आप सनातन के विरोधी हो? क्या आप सनातन को समाप्त करोगे, या फिर वो जिन्होंने सनातन को समाप्त करने की डेंगू और मलेरिया जैसी तुलना करें? शर्म आनी चाहिए इस गठबंधन को। ये कोई बहस नहीं है, सब जानते हैं अपना देश सनातन धर्म का देश है, और सनातन धर्म जिस बात को कहता है कि सबको साथ लेके प्यार और सबको जोड़ के रखो, हमारा देश सनातन धर्म का है। कोई कुछ कहे, डीएमके वाला क्या है, खाना क्या कहे, मैं उस चक्कर में नहीं हूं। दिलचस्प बात यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पहले से बीजेपी की पिच पर खेल रही है। कमलनाथ लगातार खुद को बजरंगबली का भक्त बताते रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस की सहयोगी पार्टी डीएमके ने उनके लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। चुनाव से ऐन पहले सनातन पर सवाल उठाकर डीएमके ने बीजेपी को मुद्दा दे दिया। अब निशाने पर डीएमके कम और कांग्रेस ज्यादा है।
आज दिन तक सोनिया गांधी चुप है। आज दिन तक राहुल दुनिया भर में जाकर के संविधान की बातें करते हैं, लेकिन एक शब्द भी इस पर कहने से बचते हैं। मैं क्या मानूं? मेरा आरोप है कि मां बेटा दोनों सनातन धर्म को गाली देने का और सनातन धर्म का निरादर करने का जो मुंबई बैठक का एजेंडा था, उसको पूरा करने का काम डीएमके और अन्य पार्टियों को सौंपा गया है। और ये असल में एजेंडा माता सोनिया और बेटा राहुल का है, इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। ये जो राहुल गांधी जी बड़ा बड़ा प्रचार करते हैं दुनिया भर में जाके भारत के संविधान को बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की, इनके मुंह में दही जम गया है। राहुल गांधी जी मौन अवस्था में चले गए, बोल नहीं पा रहे हैं। ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है कि नफरत की दुकान खोलने का लाइसेंस राहुल गांधी जी ने दिया। कांग्रेस समझ रही है कि हिंदुत्व और सनातन के मुद्दे पर वो बीजेपी के सामने नहीं टिक पाएगी, इसलिए वो अभी भी तोल मोल के बोल रही है। सनातन के मुद्दे से किनारा करने की कोशिश हो रही है। आज देश में बेरोजगारी है, आपको कोई लेना देना नहीं। महंगाई है, लोग खा नहीं पा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, आपको कोई लेना देना नहीं है। आज जो हमारे दलित आदिवासियों पे पेशाब किया जा रहा है, मला जा रहा है, आपको कोई लेना देना नहीं है। आके हम कहां टिक जाते हैं? सनातन धर्म को मानने वाले सनातन धर्म को मानेंगे, जो नहीं मानना चाहता उनको भी आजादी दी है इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने और लॉ ने कि वो जिस धर्म को मानना चाहता है उसको मानेंगे। इनके पेट में दर्द क्यों होता है? कहने की जरूरत नहीं कि सनातन को लेकर कांग्रेस बेशक मौन है, लेकिन लगता है कि बीजेपी फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी कर चुकी है। बात सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं है, लोकसभा चुनाव को देखते हुए इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी है। जिसने सनातन धर्म को एड्स कहा, वो एड्स का सुख पाए। जिसने सनातन धर्म को कुष्ठ रोग कहा, वह कुष्ठ रोग का भरपूर सुख पाए। जिसने मलेरिया कहा, वो मलेरिया का सुख पाए। जिसने डेंगू कहा, वो डेंगू का सुख पाए। और जिसने जिस प्रकार से सनातन धर्म को किसी भी प्रकार से अपने कुसंस्कारों से ओत-प्रोत भाषा का उपयोग किया, वह उसका भरपूर सुख पाए। मैं कहती हूँ प्रभु, जिसकी जैसी भावना है उसको वह दे दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सनातन को कोई समाप्त कर सकता है? क्या किसी की हिम्मत है? क्या किसी की ताकत है? अरे जिसने सनातन पर वार किया, वो पता नहीं कौन से मजार में अटक गए, कोई उनको याद नहीं रखता। सनातन को कोई समाप्त कर नहीं सकता। इंडिया गठबंधन में शामिल कई पार्टियों के लिए सनातन का विरोध करना वोट बैंक के हिसाब से ठीक हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के लिए यकीनन मुश्किल हो सकती है। अब देखना होगा कि पार्टी इस मामले में डैमेज कंट्रोल कैसे करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। इसी कड़ी में आज बात होगी चेन्नई के अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क की। यहां पक्षियों की नेचुरल ब्रीडिंग के लिए खास तौर पर नेचर पार्क बनाया गया, जिसमें अफ्रीका से लाए गए शुतुरमुर्गों का कुनबा खूब फल फूल रहा है। ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी। अब हिंदुस्तान में इस पक्षी की तादाद बढ़ने वाली है। ये तस्वीरें वंडालूर चिड़ियाघर के नाम से मशहूर चेन्नई के अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क की है। यहाँ इस पक्षी की आबादी बढ़ाने के लिए नेचुरल ब्रीडिंग के खास उपाय किए गए हैं। ये एक ऑस्ट्रिच का अंडे का एक शेल है, ये जैसे देख रहे हैं इतना थिक है वो। और इस वांडालूर जो चेन्नई पे है, यहाँ पे उनके सक्सेसफुल ब्रीडिंग हो रहा है और यहाँ पे हमको एक चांस मिला है उनकी इतने पास जाने के लिए। ये तो थोड़ा सा भी लिटिल डेंजरस भी है, क्योंकि अगर उसका टांग को देखेंगे वहां पे उसका लेग का नेल है वो बहुत ही शार्प है और बहुत ही डेंजरस है, तो हमको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। पर ये यहाँ पे तो ये ऑस्ट्रिचेस बहुत ही शांत है।
मूल रूप से अफ्रीका में पाए जाने वाले इन पक्षियों को इस चिड़ियाघर में 2009 में लाया गया था। फिलहाल यहाँ 18 शुतुरमुर्ग हैं, जिनकी देखरेख में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। उनको इस तरह का वो चाहिए टेरेन, एटमॉस्फेयर जो काफी सूखा है। तो ये सूखे प्रदेश का एक प्राणी है, तो इसलिए यहाँ पे जू में हमने उसी तरह के कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किए हुए हैं, ताकि ये जानवर यहाँ पे आराम से पल रहे हैं और अंडे दे रहे हैं और उनकी वृद्धि हो रही है। कोविड के दौरान इस चिड़ियाघर में शुतुरमुर्ग की तादाद में कुछ कमी आई थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और यहाँ इनका खास ख्याल रखा जा रहा है। पूरे दुनिया पे सिर्फ सादर्न हेमिस्फीयर पे ऐसा फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, वो भी लार्जेस्ट बर्ड्स हमको है ऑस्ट्रिच, रिया, ईमू, कैसोवारी जो ऑस्ट्रेलिया पे है और किवीस, और इस पूरा बर्ड फैमिली पे यही है लार्जेस्ट बर्ड ऑस्ट्रिच, जो अभी वंडरलूर ज़ू पे प्रॉपर केयर लाइक गिवन प्रॉपर केयर एंड बीइंग टेकिंग केयर ऑफ। आमतौर पर शांत रहने वाले इस पक्षी को चेन्नई के चिड़ियाघर में माकूल माहौल मिला है, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में यहाँ इनका कुनबा बढ़ सकता है। फिर देश के दूसरे चिड़ियाघरों में भी इनके दीदार का मौका मिल सकता है। प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चेन्नई, गुड न्यूज टुडे। सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा देश के लगभग 20 लाख ट्रक ड्राइवर्स से जुड़ा है। देश की बड़ी ट्रांसपोर्टर्स संस्था AITWA यानी कि ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने ट्रक ड्राइवर्स के लिए एक बड़ी योजना की शुरुआत की है। आपको बता दें कि देश की रीढ़ कहे जाने वाले ट्रक ड्राइवर्स के लिए हाईवे हीरोज नाम से एक स्कीम शुरू की गई है। खासतौर पर ट्रक ड्राइवर्स के कल्याण के लिए बनाई गई ये स्कीम देश में अपनी तरह की पहली योजना है। इसके तहत ट्रक ड्राइवर्स को मेडिकल और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। यही नहीं, हाईवे हीरोज प्लस कार्ड रखने वाले सड़क पर चलने के दौरान 24 घंटे कानूनी मदद और आर्थिक मदद भी उन्हें मुहैया कराई जाएगी। इसका बड़ा फायदा ये होगा कि ट्रक ड्राइवर अपनी सेहत और सुरक्षा की गारंटी के साथ सुकून महसूस करेंगे और अपने काम पर पूरा फोकस कर सकेंगे। स्कीम का लाभ उठाने के लिए ट्रक ड्राइवरों को सालाना सिर्फ 1,000 रुपए देने होंगे, जबकि महिला ट्रक ड्राइवर्स को इस स्कीम से जुड़ने के लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। इस स्कीम में ड्राइवर को 5 लाख तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर और 1.5 लाख तक का मेडिकल कवर मिलेगा। सड़क पर चलने के दौरान किसी भी तरह की इमरजेंसी या परेशानी होने पर ट्रक ड्राइवर्स को हर वक्त कानूनी और आर्थिक मदद वो पा सकेंगे। इस योजना के तहत ट्रक ड्राइवर्स को बिना ब्याज के 25,000 रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के मुताबिक करीब 10,000 ट्रक ड्राइवर्स इस स्कीम से जुड़ गए हैं। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने ट्रक ड्राइवर्स को नेशनल हीरो की तरह बढ़ावा देने की पहल की है और इसी कड़ी में हाईवे हीरोज स्कीम लॉन्च की गई है, ताकि समाज में ट्रक ड्राइवर के प्रति लोगों का नजरिया बदले। हमने इस स्कीम को लेकर कुछ ट्रक ड्राइवर्स से बात की और उनकी राय जानी। ये बताइए, आप ट्रक ड्राइवर्स को भी हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, ये शायद ऐसा पहली बार हम देख रहे हैं कि उनके बारे में सोचा जा रहा है, क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त सबसे ज्यादा उनकी जान को भी रिस्क होता है। ऐसे में अब जब हेल्थ इंश्योरेंस मिलने वाला है तो कैसा लग रहा है? बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। हम लोग के लिए भी कुछ सोचा जाए, सरकार सोच रहे हैं। होना चाहिए ऐसे ड्राइवर के साथ। अभी इंडिया में पहली बार मैं सुन रहा हूँ, बट ऐसे होना चाहिए। मैं इससे लिए खुश हूँ। खास करके हमारे जो हाईवे पे हमसे साथ लूटफाट भी होता है और कोई हमें हेल्प नहीं करता है, लोग वहाँ पे मरा पड़ा है, कोई हेल्प नहीं करता है और डर से हमें हेल्प नहीं, अगर कोई एक्सीडेंट भी हुआ पड़ा है तो हम उनको हेल्प नहीं कर पाते, इस कारण कि हम न फंस जाए। तो ऐसे में पुलिस भी हमें सपोर्ट करे, तब जाके हम किसी को आगे मदद करेंगे तो वो किसी और की मदद करेंगे। यही सब बात कहना है। जो ये हेल्थ कार्ड मिलने वाला है, 1,000 रुपए की राशि शायद बहुत ज्यादा नहीं होती, लोग एक दिन में 2 दिन में खर्च कर देते हैं, लेकिन अब उस 1,000 की राशि के बदले आपको हेल्थ कार्ड मिलेगा जिसमें 5 लाख तक का इलाज, 5 लाख तक रुपए दिए जाएंगे। तो कितनी राहत भरी खबर है, क्योंकि अमूमन जो लोग दफ्तरों में काम करते हैं उनका तो इंश्योरेंस हो जाता है, लेकिन आप लोगों का इंश्योरेंस नहीं होगा। ये बहुत खुशी की बात है। हमें उम्मीद है कि हमारे साथ होगा, अच्छा होगा। तो हम लोग भी हेल्थ कार्ड इंश्योरेंस जो वो भी है करवाएंगे। 1,000 रुपये कोई बड़ा बात नहीं है, हम लोग सहमत है इस चीज़ से और बहुत अच्छा बात है कि हम आगे चल के भी करवाएंगे। 1,000 रुपया 1,500 रुपये कोई बड़ी बात थोड़ी है। 1,000-1,500 लगेगा, हम जरूर लगा के हेल्थ कार्ड बनवाएंगे अपना।
इसको हम बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। हम लोग के लिए मतलब ड्राइवरों के लिए बहुत अच्छा है। हमें उसमें फायदा ही हो तो ज्यादा अच्छा है, और फायदा नहीं मिलेगा तो क्या चलाने से फायदा है। यहाँ पर जब हमने उन लोगों से बात की जिन्हें हाईवे हीरो कहा जाता है, तो वो काफी खुश हैं, संतुष्ट है। वो भी चाहते हैं कि ये हेल्थ कार्ड जो है उन तक भी पहुंचे, जिससे जो अभी बाकी ट्रक ड्राइवर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो भी इस सुविधा का लाभ ले सके, और जो इंश्योरेंस मिला है उन्हें इन तक भी पहुंचे, जिससे अगर कोई परेशानी होती है तो इन्हें भी इंश्योरेंस का लाभ ले सके। विजय अंकित सिंह के साथ नीतू झा, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। और शुरू हो गई आईफोन 15 सीरीज की बुकिंग। जी हां, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। आईफोन के दीवानों के लिए अच्छी खबर है, अब इसकी 15 सीरीज की बुकिंग भी शुरू हो गई। इसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से खरीदा जा सकता है। आईफोन 15 सीरीज की शुरुआती कीमत 79,990 रुपए है। अमेरिकी कंपनी मोटोरोला ग्राहकों को एक और स्मार्टफोन का तोहफा देगी। दरअसल मोटोरोला एज 40 न्यू 21 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी की माने तो ये अंडर वाटर प्रोटेक्शन के साथ दुनिया का सबसे हल्का 5G स्मार्टफोन होगा। इसकी कीमत 35,590 रुपए होगी। केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग की ओर से कई यूजर्स के स्मार्टफोन पर एक इमरजेंसी अलर्ट भेजा गया। दरअसल सरकार टेस्टिंग कर रही है ताकि सुनामी, भूकंप या किसी और आपदा के समय लोगों को अलर्ट किया जा सके। हालांकि ये मैसेज आने पर कई लोग थोड़ा पसोपेश में पड़ गए, लेकिन सरकार ने अपने मैसेज के साथ लिखा था कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पुणे में सिमुलेटर ड्राइविंग का अनुभव लिया। गडकरी ने ऐसा कर ये देखा कि हकीकत में इस तकनीक के जरिए कैसे ड्राइवरों को ट्रेनिंग दी जाती है। असल में सिमुलेटर ड्राइवरों को ऐसा महसूस करवाया जाता है जैसे वो हाईवे पर हैं। इस दौरान ड्राइवरों को सड़क के नियम भी सिखाए जाते हैं। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने एक टैक्सी ऐप लॉन्च की। इससे राज्य के तटीय इलाकों में सस्ती दरों पर टैक्सी से सफर किया जा सकेगा। सीएम के मुताबिक इस पहल के जरिए सैलानी सुरक्षित महसूस कर सकेंगे, साथ ही राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। एशिया कप में हार से गुस्साए पाकिस्तानी कप्तान। खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए चलिए चलते हैं खेल चक्कर। रविंद्र जाडेजा ने वनडे करियर में 200 विकेट पूरे कर लिए हैं। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप के सुपर 4 मैच में ये कमाल किया। जाडेजा ने शमीम हुसैन को अपना 200वां शिकार बनाया। भारतीय स्पिनरों में अब उनसे आगे अनिल कुंबले और हरभजन सिंह ही हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा शिकार किए। खबर है कि एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ हार के बाद बाबर आजम अपनी टीम के खिलाड़ियों पर भड़क गए। उन्होंने मैच खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम में पूरी टीम को जमकर लताड़ लगाई। कहा जा रहा है कि बाबर ने किसी खिलाड़ी को नहीं बख्शा और खुद को सुपरस्टार समझने के बजाय खेल पर ध्यान लगाने को कहा। एशिया कप में पाकिस्तान को भारत और फिर श्रीलंका से हार का सामना करना पड़ा था। अखिल भारतीय टेनिस संघ ने लखनऊ में रोहन बोपन्ना को सम्मानित किया। उन्होंने हाल ही में यूएस ओपन डबल्स के फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं बोपन्ना ने इस सम्मान के लिए टेनिस संघ का शुक्रिया भी अदा किया। डेविस कप की शनिवार से शुरुआत होगी। इसमें भारत का मुकाबला मोरक्को के खिलाफ होगा। इसमें रोहन बोपन्ना के अलावा सुमित नागल और युकी भांबरी जैसे खिलाड़ी भी नजर आएंगे। बोपन्ना का ये आखिरी डेविस कप मैच है। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरी यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।